हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप प्रो क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, तो उसमें हम पी और जी यानी कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एलपीजी में एल को पढ़ चुके हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन को हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं प्राइवेटाइजेशन का। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी ओनरशिप राइट को, यानी कि जो गवर्नमेंट का हक होता है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे का, बट रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ओनरशिप उसको प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड कर देती है, ताकि जो मेंटेनेंस वगैरह है उस चीज़ का वो क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की ओनरशिप को हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने के क्या कारण थे इंडिया में। तो इसमें है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर की कमी कर देना और सारी चीज़ प्राइवेटाइज कर देना। इन द प्राइवेट सेक्टर हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री लेने के लिए रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दी गई। गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन सोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय टू द प्राइवेट कैपिटल्स विच वर इनकर्स लॉसेज इन 1991 में जो गवर्नमेंट कंपनी थी वो लॉसेज जो झेल रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस लॉसेस को कम करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर को मौका देने के लिए वो सारी कंपनीज जो है वो किसको शिफ्ट कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को कर दिया, ताकि उनका बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो सके। तो हमने प्राइवेटाइज में ये कर दिया था। फिर PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पब्लिक की जो चीज़ें हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो किसको प्रोवाइड कर देना, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक। अपनी इक्विटी का मतलब कि ओनरशिप राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर देना। प्रोसेस इज नॉन एज डी इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में जो है बहुत ज़्यादा डी इन्वेस्टमेंट होता है। डी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी शेयर्स की वैल्यू जो है वो खुद से कम करके किसी और को सोल्ड आउट कर देती है, तो इसको हम डी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट का डी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो गया था। PSU हैव गिवन एडिशनल पावर एंड फ्रीडम टू एंटर जॉइंट वेंचर रेज डेब्ट्स। यानी कि जो PSU वगैरह थे, इनकी पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के अंडर थे, उन सबको थोड़ी छूट दी गई ताकि वो मार्केट में आ सके, उनको फंड रेज करवाए, डेप्ट वगैरह दिए गए। तो प्राइवेट सेक्टर को यही गवर्नमेंट ने किया था इम्प्रूव करने के लिए, अपनी राइट्स को पब्लिक को प्रोवाइड कर दिया कि तुम इसको देखो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न प्रॉफिट करो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की होती तो गवर्नमेंट को वेलफेयर सोचना पड़ता है, पर अगर गवर्नमेंट ने वो चीज़ प्राइवेट के हाथ में कर दी तो इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो अब वेलफेयर के बारे में ना सोच के प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया था हमारी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में। हमने एल पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, अब जी पढ़ते हैं। तो जी का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब है वैश्वीकरण, यानी किसी भी देश को किसी के साथ भी ट्रेड करने से कोई रिस्ट्रिक्शन को ना रखना। किसी जैसे इंडिया का मन कर रहा है कि वो चाइना के साथ ट्रेड करे तो कर सकता है वो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड, कि अपनी पर्सनल इकोनॉमी जो है उसको वर्ल्ड के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना, ओपन टू ऑल, ओपन द डोर फॉर ऑल। सारे लोगों को अपने साथ ट्रेड कराने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन को रखना ही नहीं है, रिमूव कर देना सारे रिस्ट्रिक्शन को। तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने किया था। और इसके बाद आता है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इक्विटी लिमिट थी उसको क्या कर दी, बढ़ा दी गई। द लिमिट ऑफ इक्विटी वाज चेंज फ्रॉम 40% टू द 51%। 40% थी पहले और उसको 51 में कर दी कन्वर्ट। इवन हाइयर रिडक्शन इन टैरिफ, जो टैरिफ था उसको भी रिड्यूस कर दिया ताकि लोग ट्रेड करने से डरे ना, आराम से ट्रेड कर सके। रिडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है कि कोटा जो था पहले सिर्फ कि इतना ही अमाउंट हम किसी को बेच सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया, ताकि रिमूव नहीं किया, रिड्यूस कर दिया कि भाई अब तुम ज़्यादा बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का आधा तुम पैसे को कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली रुपीज़ को फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि डॉलर्स वगैरह में ईजी कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन था। इसमें बस यही है, ट्रेड को प्रमोट किया गया था ताकि लोग ज़्यादा ट्रेड कर सके, यानी कि इंडिया वाले लोग डरे ना कि हम अपना सामान वहाँ से बेच रहे हैं या फिर ख़रीद रहे हैं। इसमें फ्री कर दिया था सब कुछ कि तुम आराम से किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सको। जो तुम्हारे देश में नहीं है वो तुम वहाँ से मंगा लो, और जो तुम्हारे पास है वो तुम किसी और को बेच सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन की इतना ही हुआ था। तो तीनों रिफॉर्म्स हमारे लिए इसलिए लाए गए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को चला सकें। इन रिफॉर्म को करके जो गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती थी ताकि थोड़े पैसे आ सके कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे बिल्कुल ही
गलत सिचुएशन थी, यानी कि इतना पैसा नहीं था कि वो क्रूड ऑयल वगैरह 15 दिन के लिए भी मंगा सके। तो यही रिफॉर्म्स करने के बाद उसने वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था। तो यही हमारा पूरा चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का, कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया था, इसके क्या रीजंस थे। इसको करने के बाद जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी, यानी कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो थोड़ी बूस्ट हुई थी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा था, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर में लोग ज़्यादा इंगेज थे। तो इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को मिलती है, इसीलिए इससे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हुई थी। और फीमेल वर्कर्स जो होती थी उनको भी एक मौका मिला था कि वो अपनी टैलेंट को शो कर सके। एंड ग्लोबलाइजेशन से जो फॉरेन करेंसी है इंडिया की, वो बढ़ी थी। तो यही सारी चीज़ें जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमें पढ़ना है। तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।